हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं अकाउंटेंसी का सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए, सीबीएसई से रिलेटेड है। राजस्थान बोर्ड के तो मैं 2 वीडियो आपके कवर करवा चुका हूं मॉडल टेस्ट पेपर से रिलेटेड। एक वीडियो पेंडिंग है जिसमें 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं किसका, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए, इसमें 12 क्वेश्चन है जिसमें से एक पार्ट तो आज कवर कर लेंगे, यानी 6 क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 6 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स के एमसीक्यूज तो आपने देख ही लिए होंगे क्योंकि वो तो आपने एग्जाम में दे दिया है। लेकिन अभी देखिए, आपको पता है कि 40 मार्क्स गेन करने हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए रखना कि इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके 9 क्वेश्चन और पार्ट बी में 3 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट ए के 6 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर पार्ट ए के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं और पार्ट बी के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मार्किंग आपको पता ही है, जैसे देखिए 1 2 3 जो क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। तो टोटल मिला के ये 8 हो गए। और 4 to 6, 4 5 6 और जो 11 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपके ये 12 मार्क्स हो गए, तो टोटल मिला के हो गए ये 20। और उसके अलावा बाकी आप देखोगे, बाकी जो 20 मार्क्स के हैं वो आपके है ना बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है 7 8 9 और 12। तो 5 मार्क्स का ईच है, तो इस तरीके से देखते हो ये 20 हो गए। तो आपके टोटल मिला के 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे इन 2 वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक और आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन क्या, कुछ बात बता देता हूँ कि आप बोलोगे सर जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे देखिए मैंने सॉल्यूशन भी कवर कर रखा है। तो ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाइए और वहाँ से जाके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा, और नंबर आपको पता ही है मेरा 7014049781। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए पार्ट ए के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ये एनपीओ का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स अच्युत हेल्थ केयर, you are required to calculate the amount of medicines consumed during the year 2020-21। अब देखिए, जब भी आपको पता है कि मेडिसिन कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन तो आप रीड कर लोगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन कवर की है जिससे आपको समझ में आ जाएगा सारा पार्ट। तो सीधा हम क्या करते हैं, फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दी हुई होती है, उसमें आपको पेमेंट साइड में यानी बाय साइड में स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या और भी कोई पार्ट जैसे आपने अभी देखा, तो वो जनरली मेडिसिन कंज्यूम ये दिया हुआ होता है। तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी का पार्ट जनरली आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट करना है ताकि आपको क्रेडिट परचेज तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड क्लोजिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर एट द एंड, और लेस ओपनिंग क्रेडिटर। मतलब लाइबिलिटी में उल्टा सोच सकते हैं। देखिए मैं रटने के हिसाब से भी बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एक तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में और एक ये लेजर के फॉर्म में। लेजर से क्या होता है, आप एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझते हो, और जब स्टेटमेंट देखते हो तो थोड़ा आप रटते हो। तो आपको रटना है तो आप क्या करोगे, एड क्लोजिंग क्रेडिटर और लेस ओपनिंग क्रेडिटर। लाइबिलिटी में मैं क्या बोलता हूँ, इसको रटने के लिए रिवर्स बोलता हूँ, यानी उल्टा होता है, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। लेकिन जब एसेट की बात करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जो क्रेडिटर्स हैं उनको एडवांसेस भी पे करते हो, तो ओपनिंग ऐड करोगे और क्लोजिंग लेस करोगे। तो ओपनिंग एडवांस ऐड और क्लोजिंग एडवांस लेस, तो आपका क्या निकल गया, क्रेडिट परचेज। अब आपको कैश परचेज दे रखी होगी तो आपने ये जोड़ दी, तो ये आपके आ गई टोटल परचेज। अब आप सोचिए, जैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे तो आप क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका क्या निकल के आता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल का पार्ट बनता था। वैसे ही यहाँ पे एनपीओ है, और एनपीओ में यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है। तो आप क्या करोगे, टोटल परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, तो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर इसमें से कुछ पार्ट नहीं दिया हो जैसे एडवांसेस, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। क्रेडिटर दिए तो वही ले लेना। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेज दी हुई है तो आपको क्रेडिटर लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 स्टेप हो गए कि पहले आपको क्रेडिट परचेज तक पहुंचना है। अगर कैश परचेज दिए तो ऐड कर लेना, वरना जरूरत नहीं है, सारी की सारी क्रेडिट परचेज मान ली जाती है। अगर क्रेडिटर नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं, आपको अगर परचेज दी हुई है तो सीधा आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का पार्ट ही करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 1 अप्रैल 20 का, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। फिर आप देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। फिर देखिए आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं और आपको क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं, और साथ में आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज भी दे रखी है। जहां आपको परचेज दे दी क्रेडिट, तो आपको क्रेडिटर की जरूरत है ही
नहीं तो आपको क्रेडिटर को भूल जाना है। सीधी सी बात है, आपको अब सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, यानी परचेज के बाद आप क्या करोगे, जब आपको परचेज दे रखी है, अब देखिए 2 लाख और ये 6 लाख, जब आप दोनों का टोटल करोगे तो ये आपकी टोटल परचेज बनेगी कितने की, 8 लाख की। उसमें आप क्या करोगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 15 लाख। ओके, लेस क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, 10 लाख। ओके, तो आपको पता है कि इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, मैं आपको बताऊं 13 लाख निकल के आ जाएगा। और ये आ जाएगी आपकी एक तरीके से कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, जो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो उसकी कॉस्ट निकल के आपकी आ जाएगी। देखिए इस तरीके से कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज आपकी टोटल परचेज है। ये हाफ मार्क्स का याद रख लेना, ये 1/4 का है और ये 1/4 का है। तो आपको टोटल करके बताना जरूर है, क्योंकि हर चीज की मार्किंग है, याद रख लेना। देखिए मार्किंग स्कीम है, 2 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन है, ये हाफ मार्क का हो गया, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक कर दिया और लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो मेडिसिन कंज्यूम निकल के आ गई। एक दूसरा तरीका क्या है, उसके भी फॉर्मेट मैंने कवर कर रखा है। देखिए आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना सकते हैं। याद रखना, जब मैं आपको बोलता हूँ कि ओपनिंग क्रेडिटर तो बाय बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिटर तो टू बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि लाइबिलिटी का बैलेंस है तो क्रेडिट होता है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ आता है। वैसे अगर आपने एडवांसेस पे किए हैं तो वो आपकी करंट असेट है, तो उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ आएगा। फिर आपको पता है कि आपने स्टेशनरी का पेमेंट किया था, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में आपके बाई साइड में दिखता है कि आपने पेमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये टू बैंक क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ये दिया होगा। अब आपको क्या करना है, बस सारी चीजें लेनी है और आपका ये बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाएगा क्रेडिट परचेज। अब आपको कैश परचेज तो दिया होगा, देखिए आपने क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो जैसे ही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू क्रेडिटर, ये क्रेडिट परचेज। अब कैश परचेज का तो आपने पेमेंट कर दिया होगा, तो ये दोनों मिला के आपका पार्ट पहले से ही दे रखा होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था, उसमें आपने ऐड क्या कर दिया, ओपनिंग स्टॉक, और लेस क्या हो गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट यानी आ गया आपका, ये निकल के आ गया कि स्टेशनरी कंज्यूम क्या है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपने जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है उसका पेमेंट किया था परचेज का, यानी कैश परचेज का 2 लाख का, फिर क्रेडिटर मतलब क्रेडिट परचेज थी आपकी 6 लाख की, तो ये हो गया 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस आपका 15 लाख दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आपका 10 लाख का। तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ गया और आपको यही पता करना है। तो देखिए आपको 13 लाख ही पता करना था। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना। इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बताया तो क्या हुआ, आपका क्रेडिटर का पार्ट भी आ सकता है, आपको सीधा ऊपर पेमेंट भी दे सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड क्या पेमेंट दे रखा था, मेडिसिन का, स्टेशनरी का। तो आपको थोड़ा डिटेल्स भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें दे रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। याद रखिए, देखिए आपको पता है कि आप सीबीएसई से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पैटर्न तो है आपका। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सेम टू सेम सारे के सारे इस तरीके के डिफरेंस दे रखे हैं। तो यहाँ तो चलो दो ही पूछे हैं, बाकी और भी पूछ सकता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप पढ़ के देख सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। तो आपको पता है कि जब भी हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फर्म एंड नहीं होती, फर्म का क्लोज नहीं होता। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे ए बी सी है, डी एडमिट हो गया, तो आपको पता है कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी भी एडमिट हुआ है। ए बी सी थे, सी रिटायर हो गया, सी की डेथ हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। यहाँ पे फर्म क्लोज नहीं हुई, लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि ए बी सी थे, बी और सी की डेथ हो गई, तो ए ही बच गया, तो सीधी सी बात हम क्या बोलेंगे, फर्म एंड हो गई। ए बी सी की डेथ हो गई, ए बी सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो वहां पे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वहां पे क्या करना पड़ता है, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लोज करना पड़ता है और एसेट्स को बेचना पड़ता है और लाइबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, यानी पे करना पड़ता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बनता है, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो उस केस में क्या होगा, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाएगा और लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाएगा। देखिए रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है, एसेट्स आपकी है, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, कहने का मतलब मशीनरी आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, तो आप उसको मार्केट के अकॉर्डिंग रीवैल्यू करोगे कि इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। और लाइबिलिटी को ऐसे नहीं करेंगे कि मार्केट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। हमें पता है कि सप्लायर है, हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इतना माफ कर दो, तो वो क्या करेंगे, 2-4 हज़ार रुपये छोड़ देंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइबिलिटी को रीअसेस किया जा सकता है। मान लो किसी ने हमारे पर कोर्ट में केस कर दिया, तो उसका क्लेम बन गया, तो अब हमें देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइबिलिटी रीअसेस, मतलब क्या पता लाइबिलिटी बढ़ गई हो, क्या पता कम हो गई हो, और एसेट्स को रीवैल्यू किया। तो रीवैल्यू रीअसेस में फर्क है। एसेट अपनी है, आराम से उसको तोड़ो फोड़ो कैसे भी यूज करो, तो मार्केट के अकॉर्डिंग रीवैल्यू हो रही है। जबकि लाइबिलिटी में क्या है कि उसको रीअसेस करना पड़ता है, तो वो तो थर्ड पार्टी की हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें पे करना पड़ता है। तो वो कम भी हो सकती है अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, या बढ़ भी सकती है, क्या पता हमारे पास क्लेम आ जाए, तो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। जबकि यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटी को क्लोज करना पड़ेगा और एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप में चेंज होता है तो पार्टनरशिप तब भी चलती रहती है। ये बोल रहा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू तो इन ए चेंज फॉर्म, क्योंकि देखो ए बी सी थे, डी आ गया, तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, एग्रीमेंट चेंज हो गया। सीधी सी बात है, डी बोलेगा मैं सैलरी लेना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो उस केस में क्या इनके बीच में एग्रीमेंट चेंज होगा, लेकिन पार्टनरशिप थोड़ी एंड होगी। लेकिन जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या हो गया, पार्टनरशिप एंड हो जाती है। अब देखिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट और आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उस तरीके से एक बार ये पढ़ लेना। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, देखो क्या बोल रहा है कि बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता, फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाता है। ये किसके बेसिस पे था ये, अब देखिए यही आपने पढ़ा ना अभी, एक तो ये और एक ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब देखिए जैसे बोल रहा है कोर्ट का इंटरवेंशन, तो यहाँ पे नहीं आता कोर्ट का इंटरवेंशन, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर से फर्म बंद भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप जरूर कवर करके देखना। तो ये सारा पार्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, या वैसे भी मैं आपको दूंगा तो आप मुझे एक बार बोल देना कि सर पर्टिकुलर ये भी पीडीएफ दे दो, तो ये एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, सुरेश रमेश तुषार पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 654। मान के चलिए अगर ये 150 रुपीज कमाते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं तो सिंपल एग्जाम बना के चलता हूँ, क्योंकि 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 होते हैं। तो मैंने सिंपल बोल दिया कि मान लो वो 150 रुपीज कमाते हैं, तो उसमें से 60 सुरेश को मिलते हैं, 50 रमेश को मिलते हैं, और तुषार को कितने मिलते हैं, 40 मिलते हैं। लेकिन अब देखो बोल रहा रमेश रिटायर हो गया। अब आपको पता है कि जैसे ही रमेश रिटायर होगा तो रमेश के जो 50 रुपीज मिलते थे वो किसको मिलेंगे, सुरेश को और तुषार को मिलेंगे। तो एक तरीके से उनका क्या हो गया, गेन हो गया। क्या हो गया, गेन। यही मान के चलिए कि 150 अब सुरेश और तुषार में बटेंगे, तो सुरेश को 90 मिलेंगे और उसको कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी तुषार को 60 मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से सुरेश और तुषार का गेन हो गया। तो वो किस रेशो में हुआ, 6:4 में ही हुआ, क्योंकि रमेश रिटायर हो गया और रमेश का हिस्सा चले गया 5/15। तब सुरेश और तुषार का ही बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी स्टूड एट 250,400। देखो रमेश रिटायर हुआ, उसका कैपिटल का बैलेंस जो बचा हुआ था वो 2,50,400। तो सुरेश और तुषार उसे कितने देते, 250,400, लेकिन उन्होंने उसको कितने दिए, 2,90,000 दिए रमेश को। रमेश का फायदा हो गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रमेश को गुडविल का अमाउंट मिला है। तो ये यही बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो वर्किंग क्लियरली। वर्किंग क्या दिखाना, सिंपल सा पार्ट है कि आपको क्या लिखना है, गुडविल इज इक्वल टू 2,90,000 माइनस 2,50,400। तो इस तरीके से आपका जाएगा 39,600। अब आपको पता है कि ये रमेश को मिलेगा, तो एंट्री क्या होगी, सुरेश कैपिटल तुषार कैपिटल टू रमेश। देखिए ये क्यों डेबिट किया है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनर्स को गेन हो रहा है। मैंने क्या बताया किस रेशो में हो रहा है, जो उनका पुराना रेशो था, या आप बोल सकते हो जो उनका न्यू रेशो निकल के आया। अब न्यू रेशो क्या रहेगा उनका, 6:4, तो वही इनका गेनिंग रेशो रहेगा। ठीक है, अब इस रेशो में आप डिवाइड करके देख लीजिए, 39,600 का आप करके देख लीजिए 6/10, और 39,600 का आप करके देख लीजिए 4/10। तो 6/10 करोगे तो ये निकल के आएगा, 4/10 करोगे तो ये निकल के आएगा। तो जितना पार्टनर को गेनिंग रेशो के हिसाब से गेन होता है उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, गुडविल का हिस्सा क्या करते हैं, दे देते हैं। तो यहाँ पे सुरेश और तुषार ने गुडविल का हिस्सा दे दिया, किसको दे दिया, रमेश को, जो कि जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री हो गई और इस तरीके से निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा पार्ट था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यह है फोर्थ क्वेश्चन। ये भी अपना सब्सक्रिप्शन निकालने का यानी एनपीओ से रिलेटेड ही है। तो देखिए ये बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 3 लाख। अब देखिए आपने इसमें थोड़ा चेंज देखा, वैसे जनरली रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, इस बार उल्टा दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालना है। वैसे आपको रिसीवेबल निकालना होता था और रिसीव्ड दिया होता था। तो आप क्या करते थे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस, ये करते थे। अब आपको बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा।
यानी आपको ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ऐड क्लोजिंग एडवांस लेस ओपनिंग एडवांस करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकल के आ जाएगा। अब आपने बोला कि सर आपने ये पार्ट बोला जो कि ट्विस्टर हो गया एक तरीके से, तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन कवर कर रखी है कि देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका दे रखा है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर तक पहुँचना होता है। अब आपका ये पार्ट आपको दे रखा है और आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले एक बार सीधा सोचिए, सीधा मतलब आप जनरली क्या करते हैं, जितने भी मोस्टली क्वेश्चन करते हैं रिसीव्ड दिया होता है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट बना हुआ होता है और वहाँ पे आपको टू सब्सक्रिप्शन ऐसे दिया हुआ होता है। फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे पहुँचना होता है और आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ता है कि कितना आया, जिसके लिए ये कैलकुलेट करते हो आप। तो आप क्या करते हो, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कि कितना एक्रू हो गया साल के दौरान जो कि नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऐड ओपनिंग एडवांस, यही तो है। तो ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड ओपनिंग एडवांस जो कि एडवांस में ही आपको मिल गया, और लेस क्लोजिंग एडवांस, ये जनरली आपको दे रखा है। इस तरीके से आपका निकल के आ गया। फॉर्मेट के फॉर्म में अगर देखोगे, क्योंकि ये तो रटने का पार्ट हो गया, एक मिनट। अब फॉर्मेट के फॉर्म में बोलोगे तो आपको पता है कि ये आपकी करंट असेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन एक्रू हो गया लेकिन आपको नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है। इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ दे रखा है। ओके, वैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको एडवांस में ही सब्सक्रिप्शन मिल गया जबकि वो अभी तक ड्यू नहीं हुआ। तो आपको पता है कि ये लाइबिलिटी साइड में, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ दिख जाएगा, तो ओपनिंग या क्लोजिंग यहाँ। फिर आप देखिए, आपको जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और जब आप उसको क्या करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हो, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो या तो ये दे रखा है तो ये निकल जाएगा, ये दे रखा है तो ये निकल के आ जाएगा। तो कैसे भी आप फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा टिपिकल आपको क्यों लगेगा, क्योंकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना, 3 लाख का। अब आप क्या करोगे, उल्टा करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या करोगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की जगह क्या करोगे, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और लेस क्या करोगे, क्लोजिंग, क्योंकि आपको रिवर्स करना है। ओके, ये जरूर याद रख लिया आपने। अब आप पढ़िए क्या बोल रहा है आपको। कह रहा है ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3000। हर मेंबर को 3000 रुपए सब्सक्रिप्शन देना था फर्म को, यानी इस मॉडर्न डांस एकेडमी को, उसको मिलना था। अब बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1 अप्रैल 20 का कितना है, 16000। सबसे पहले याद रखिए कि आपका ईयर क्या है, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 है, ये जरूर याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन बकाया था वो पिछले साल का 16,000 था। 1 अप्रैल 20 का मतलब क्या हो गया, 1920 का। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब वैसे हम लेस करते थे, लेकिन रिवर्स के लिए क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो देखो 16,000 ऐड कर लिए। अब देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए अगली लाइन पढ़िए। कह रहा है 20-21 के दौरान 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। अब देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन 3,000 मिलता, 10 मेंबर के हिसाब से 30,000 मिलता, लेकिन मिला कितना, 26 ही, तो 4000 नहीं मिला, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया लेकिन नहीं मिला। तो ये हो गया अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो देखिए क्या बोल रहा है, 4000। इसके अलावा बोल रहा है 8 मेंबर्स फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो सीधी सी बात है, 8 मेंबर और 3000 पे एक मेंबर का, 3000 एक मेंबर का, तो 24,000 नहीं मिला। तो टोटल मिला के हम बोलेंगे 28,000 नहीं मिला, तो ये लेस कर देंगे। अब देखिए मैं आपको बोलता था ऐड ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस, तो उसका उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग एडवांस और लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस कितना है बताइए। कह रहा है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर 1920 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021, कि 20-21 के दौरान का कब पे किया था, 1920 में ही पे कर दिया था। तो ये जनरली आपका क्या हो गया, ओपनिंग एडवांस हो गया, और ओपनिंग आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 12 मेंबर के हिसाब से देखिए क्या है, 3000 पर मेंबर, तो ये हो जाएंगे 36,000। तो आप देख सकते हैं ये आपका 36,000 लेस कर रहा है। और ऐड क्या कर रहा है आपका 15,000, जो कि ये बोल रहा है 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 21-22। देखिए आपका चल रहा है 2021, और 21-22 का पे कर दिया कब, 20-21 में ही। तो सीधी सी बात है, ये आपके क्लोजिंग एडवांस को डिनोट कर रहा है, और क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग एडवांस क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और आपका निकल के आ गया ये 2,67,000। देखिए 3 मार्क्स का था। आपके जो पॉइंट दे रखे हैं क्या दे रखे हैं, हाफ इंटू 6। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं वो सारे के सारे हाफ मार्क्स के हैं। तो मार्किंग स्कीम भी देख लेना, सारी की सारी जगह लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वर्किंग नोट का भी हाफ मिला था पिछले क्वेश्चन में, और ये जो एंट्री का इसको आपको 1.5 मार्क मिला था। तो टोटल मिला के ये 2 मार्क्स का था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका। लेकिन फोर्थ में आप देखिए आपको और में भी दे रखा है,
यानी आपको ऑप्शन भी दे रखा है, फिफ्थ में भी इसी तरीके से आपको ऑप्शन दे रखा है। तो आपको इस तरीके से 3 क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन है, उसमें 3 में आपको ऑप्शन दे रखे हैं और में, तो आपके पास एक तरीके से फायदा ही है। तो देखिए इसी का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसी का और में दे रखा है, तो उसके लिए अगला क्या दे रखा है ये पढ़ लेते हैं एक बार, रुकिए। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय एल्केमी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2021। ये भी आपका एनपीओ से रिलेटेड है। ये जनरली आपको पता है ना, जैसे स्पोर्ट्स फंड बनते हैं, जर्नल फंड बनते हैं, बुक्स फंड बनते हैं, बिल्डिंग फंड बनते हैं, तो वो सारे आपको दे रखे होते हैं। तो आपको पता है कि आप बैलेंस शीट में दिखाते हो कब, अगर पॉजिटिव अमाउंट बचता है। और याद रख लेना, अगर नेगेटिव अमाउंट बचता है तो लोग गलती कर लेते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते थे, जबकि वो किस में दिखता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। आपको पता है कि देखो जैसे टी शेप बनाते हैं तो टू साइड आपकी है और एक बाई साइड है, ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड है, क्योंकि जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांसफर को डिनोट करता है। एक और चीज याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा रेवेन्यू नेचर के पार्ट आते हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया और फंड में जो पैसे थे पड़े हुए, जैसे डोनेशन इंटरेस्ट मिला, वो कम रह गया और आपने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए, इसलिए आप उसको एक्सपेंसेस साइड में दिखाते हो क्योंकि वो नेगेटिव हो गया। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये बोल रहा है कि आपका बुक्स एंड जर्नल फंड दे रखा है 1 अप्रैल 20 का 450, तो मैं बोलूंगा बैलेंस शीट में दिखा देना लाइबिलिटी साइड में। अब इसके साथ अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो जोड़ के दिखा देना। अगर आप इस पे कुछ एक्सपेंस करते हो, जैसे बुक्स परचेज करते हो और भी कुछ खर्चे करते हो, तो वो आप एक्सपेंसेस लेस कर देना, यही जनरली पार्ट रहता है। जब इनसे रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट देता है तो वो कहाँ दिखाओगे आप, साथ में एसेट साइड पे दिखाओगे, ओके। पर याद रख लेना, देखो जैसे बुक्स परचेज कर रहा है तो बुक एक फिक्स असेट है। अब याद रखना कि आपका अगर जनरल फंड भी दिया है, जनरल मतलब होता है आपका कैपिटल फंड, जो कि आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, जिसमें आप सरप्लस ऐड करते हो, डेफिशिएंसी लेस करते हो, आपको ध्यान होगा, इसको कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। तो जनरल फंड के साथ हम क्या करेंगे, जो ये बुक परचेज है ना, ये भी ऐड कर देंगे। अब मैं देखो कैसे आपको एक बार बता देता हूँ, इसको एक बार आप जरूर नोट कर देना, यानी पूरा देख लो ढंग से। आप पॉज करके भी देख सकते हो क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बोला, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ एल्केमी मेडिकल कॉलेज एज एट 31 मार्च 2021। अब देखिए मैं एक एक करके बताऊंगा, थोड़ी आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैं बार बार नीचे करूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने लिख दिया जनरल फंड, मैं टिक कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका पार्ट हो चुका है पहला। फिर मैंने लिख दिया बुक्स एंड जर्नल फंड, ये 450 का, ओके। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है ये मैंने एसेट साइड में लिख दिया, याद रख लेना। और ये तो मैंने लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 450। तो आप देखिए 450 मैंने आपको बोला कि सबसे पहले मैंने बोल दिया ओपनिंग, और ये मैंने इन्वेस्टमेंट का बोल दिया, देखिए आपको दिख रहा होगा, बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख का। अब सोचिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट मिला और डोनेशन मिला, तो देखो डोनेशन मैंने 20 दिखाया, लेकिन मैंने इंटरेस्ट 13 नहीं दिखाया, मैंने दिखाया 4 लाख का 7%। क्यों? क्योंकि याद रखना लाइबिलिटी साइड में जब भी आप फंड के साथ जोड़ते हो, डोनेशन तो चलो ऐड कर लेते हो, लेकिन जब भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो आप अक्रूड बेसिस पे दिखाओगे। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कितना रिसीवेबल हुआ, कितना मिलना था उस साल के दौरान। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल मिला के कितना मिलना था, कि भाई हमारा तो 4 लाख का क्या था, इन्वेस्टमेंट था, उस पे 7% इंटरेस्ट था, तो वो था 28,000। उसमें से 13 हमें मिल चुका है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट 13,000 है। तो बाकी जो 15,000 का है वो अक्रूड है। अब आपको पता है कि अगर अक्रूड होता है तो वो करंट असेट होता है, और देखो यहाँ शो हो गया वो, ओके। अब मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये भी पार्ट हो गया कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जनरल फंड, तो ये आपका 4 लाख हो गया, ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ये हो गया, डोनेशन हो गया, और आपका इंटरेस्ट का पार्ट भी हो गया। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है 15,000, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको कितना रिसीवेबल है, यानी साल के दौरान कितना मिलना है, तो पूरे साल के दौरान, पूरे ईयर के दौरान 4 लाख का 7% 28 मिलना था। फिर आपने इसमें बुक्स परचेज 70,000 लेस कर दिया, तो देखो यहाँ से आपने ये लेस कर दिया क्योंकि खर्चा हुआ है, तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे लाइबिलिटी साइड में, नेगेटिव आता तो मैंने क्या बताया, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो 70,000 है, ये आपकी फिक्स एसेट है। अगर आपका कोई भी फिक्स एसेट का पार्ट है तो वो आप याद रख लेना कि क्या होगा, जनरल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए बुक्स एंड जनरल फंड, ये 70,000 था, ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये 10,70,000 आपका दिखने लग गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वर्किंग नोट में इंटरेस्ट को निकालने का पार्ट बताया कि 28,000 आपका ईयर का इंटरेस्ट है, पूरे ईयर का है, उसमें से 13,000 आपको मिल चुके हैं, तो बाकी 15,000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा, जो कि आपका एसेट साइड में शो होगा।
अब देखिए बुक्स जो परचेज किया वो भी यहाँ पे आएगा 70। तो आप देख सकते हैं कि वो सारी जगह बुक्स का पार्ट आ रहा है कि भाई यहाँ से परचेज किया तो लेस हुआ, क्योंकि फंड इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि उसका यूज कर सके। बुक्स एंड जर्नल फंड किसके लिए? बुक्स परचेज करने के लिए, जर्नल पे खर्चे करने के लिए। तो खर्चा कितना करा, एक्सपेंसेस कितना करा, 70 लेस कर दिया। लेकिन बुक्स आपकी फिक्स सेट है तो यहाँ पे आ गई, और साथ में वो आपके जनरल फंड यानी कैपिटल फंड में भी ऐड हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल खर्चे हैं क्या वो ऐड होते हैं कि ऊपर? नहीं, बुक्स क्या एक फिक्स एसेट है, इसलिए जनरली वो जनरल फंड के साथ ऐड हुई है। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी इसका पार्ट होगा जो कि कैपिटल फंड में आ जाएगा, आपके ऐड के फॉर्म में आ जाएगा, ये जरूर याद रख लेना। चलो अगले पार्ट की तरफ बोलते हैं, बढ़ते हैं। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ये जनरली बात कर रहा है कि देखिए बीच में क्या होता है, ईयर ईयर के बीच में पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ जाता है? पीएनएल सस्पेंस में जाता है। किस में जाता है? पीएनएल सस्पेंस या पीएनएल एडजस्टमेंट में, ये याद रख लेना। तो आपको क्या करना है, इसकी एक एंट्री करनी होती है। तो बोलता है कि जर्नल एंट्री पास करो और उसका प्रॉफिट निकालो। तो एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है हरिहर, हेमंग और हरित पार्टनर है विद फिक्स कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब देखिए जो एंट्री होगी, जैसे मैंने बताया पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल, जो भी एंट्री हो जाएगी, जैसे जो भी रिटायर हो रहा है या जिसकी भी डेथ हो रही है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। जो रिटायर हो रहा है तो उसे मिल जाता है। तो उस केस में देखिए फिक्स कैपिटल दे रखा है तो उसके करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। कह रहा है दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। तो इसका मतलब देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि ये 5 जीरो सारे के सारे कट जाएंगे। ओके, ये आपका पार्ट हो गया। अब मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अब ठीक है। अब देखिए बोल रहा है हरित डाइड ऑन 31 मई 2020 वेयर एज द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखिए 31 मार्च को क्लोज होते हैं, हरित की बीच में ही डेथ हो गई, 31 मार्च को अगर हो जाती तो उस केस में क्या होता, नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बीच में ही डेथ हो गई, बीच में ही रिटायर हो गया, तो उस केस में उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग Harit's representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm on the basis of sales। तो किसके बेसिस पे मिल रहा है? टर्नओवर के बेसिस पे उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जो कि 2 मंथ का रहेगा। ओनली कितने मंथ का रहेगा? 2 मंथ का। अब देखिए पिछले साल की आपको सेल दे रखी है और पिछले साल की प्रॉफिट दे रखी है कि पिछले साल की सेल कितनी थी, 8 लाख की थी, और प्रॉफिट कितना अर्न किया था, 240 अर्न किया था। और इस साल के जो 2 महीने की सेल है, क्योंकि आपको बताया कि हरित की डेथ हो गई 31 मई को, तो अप्रैल और मई की जो सेल दे रखी है वो 150 दे रखी है। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि जैसे हम जीपी रेशो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सर जीपी रेशो क्या होता है अपना? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यही करते थे। यानी जीपी अपॉन नेट आरएफओ इनटू 100, यही करते थे, तो परसेंटेज निकलती थी। तो वैसे क्या बोल रहा है कि अगर 8 लाख की सेल है और उस पर 240 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 30% प्रॉफिट हो गया सेल पे। तो अगर इस पर्टिकुलर 2 महीने की जो सेल है 150, तो उस पे प्रॉफिट 2 महीने का कितना रहेगा? तो 150 का 30% 45,000। तो जनरली यही आपको दे रखा है कि 240 अपॉन 8 लाख इंटू 100, तो ये 30% आ गया। तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, कि जो हरित की डेथ हुई उस वक्त तक का प्रॉफिट कितना था? तो 2 महीने का प्रॉफिट जो था वो कितना था? 150 का 30%, क्योंकि 2 महीने की सेल थी 150, तो उसका प्रॉफिट हुआ 45। अब देखिए 45 तो तीनों का ही है ना, हरिहर का, हेमंत का, हरित का, क्योंकि वहां तक तो किसने किया? तीनों ने ही काम किया था। अब हरित की डेथ हो गई तो हरित को हिस्सा मिल जाएगा। अब हरित का हिस्सा कितना है? हरित का हिस्सा है 1/6। तो आप देख सकते हैं 45,000 का 1/6 हरित को मिल जाएगा। यानी हरित की जो डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। एंट्री क्या होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित करंट, और ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, सबसे सिंपल तरीका अल्टरनेटिव, कि आप देखिए सबको मिक्स कर दो। 240 अपॉन 8 लाख, आप क्या बोलोगे? 8 लाख की सेल पे 240 का प्रॉफिट, तो 150 की सेल पे कितना होगा? पहले ये निकल गया आपका। ओके, फिर उसके बाद क्या करो? हरित का हिस्सा निकाल लो। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट ही 7500 निकल के आ जाएगा। लेकिन लॉजिकली समझना ये जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया कि पहले क्या करो, पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे पिछले साल का प्रॉफिट निकाल दो परसेंटेज के फॉर्म में। फिर आज की सेल के अकॉर्डिंग की 2 महीने की जो सेल हुई उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का पार्ट क्या था, तो वो निकल गया। अब ये तीनों का हिस्सा था, उसमें से आप हरित का हिस्सा निकाल दो। आपको पता है कि हरित का हिस्सा कितना है, 1/6 है, और ये निकल के आप जनरल एंट्री कर लो। ओके, अपना जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, इसमें और में है, यानी 2 क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले किसका दे रखा है? वेदेश लिमिटेड का दे रखा है आपको पार्ट। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि वेदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइजेस फॉर ए सम ऑफ 12 लाख। अब देखिए वेदेश लिमिटेड है, उसने क्या कर दिया, जो विभू एंटरप्राइजेस उसका एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया
तो सीधी सी बात है यार रखना, जो विपो एंटरप्राइज है वो कौन हो गया, वेंडर हो गया, अपने बिजनेस को बेचने वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है एक बार ये बाद में पढ़ लेना, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पूरे देखे हुए हैं। तो आपको मैं अभी बाद में बता देता हूँ कि ये लाइन आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ बाद में पढ़ना। पहले ये देख लेना कि जब भी रनिंग बिजनेस खरीदा तो एसेट कितने की है और लाइबिलिटी कितने की है। तो बोल रहा है एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ विवो एंटरप्राइज कंसिस्टेड ऑफ फिक्स एसेट वैल्यूड एट 17,30,000 एंड ट्रेड पेबल 320। तो देखिए एसेट में 1730 है, ओके, 17,30,000, और ट्रेड पेबल यानी लाइबिलिटी है 320, जो कि आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई एक तरीके से। तो जैसे ही आप लेस करोगे तो आप देखिए कितना निकल के आएगा, 14,10,000 निकल के आ जाएगा। इसे बोलते हैं नेट असेट या एक बिजनेस की नेट वर्थ। अब मान के चलिए जो वेदेश है उसने नेट वर्थ कितने की ले ली, 14,10,000 की, और जो पेमेंट है वो ओनली कितना करेगा, 12 लाख करेगा। तो आप खुद सोचिए 14,10,000 की नेटवर्थ आपके पास आएगी। आप सोचो आप वेदेश लिमिटेड हो, आपके पास 14,10,000 आ गए, और आप पीसी के फॉर्म में यानी परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में ओनली 12 लाख दे रहे हो, तो 2,10,000 आपका फायदा हो गया। तो ये किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए 12 लाख का पेमेंट आप करोगे तो ये आपकी सेकंड एंट्री है। ये तो मैंने सिखा दिया आपको कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकंड एंट्री क्या है कि आप उस 12 लाख का पेमेंट करोगे। तो ये क्या बोल रहा है, अब ये पढ़िए, वेदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग ए प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विवो एंटरप्राइज। तो क्या बोल दिया कि जो वेदेश लिमिटेड है वो बोल रहा है कि भाई 60,000 का तो हम क्या करेंगे, बीपी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्स पेबल, कि आपके फेवर में क्या करेंगे, प्रॉमिसरी नोट लिखेंगे। आपको बताया कि जो लिखता है प्रॉमिसरी नोट उसके लिए बीपी होता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसके लिए बीआर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसे देने हैं तो आपने प्रॉमिसरी नोट लिखा, तो आपने बोल दिया कि हाँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस डेट तक मैं आपको 60,000 दे दूंगा। तो आपने एक बिल लिख लिया, तो आपके लिए बीपी हो गया, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपको मतलब आप वेदेश लिमिटेड हो, आपको सामने वाले को पेमेंट करना है। 190 बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, मतलब 190 का जो पार्ट है वो किसके थ्रू पे कर दिया, बैंक के थ्रू पे कर दिया। ओके, अब बाकी जो बचे देखिए, ये तो 250 हो गया, बाकी जो बचे बचे 9,50,000। इसका पेमेंट कैसे गया, बैलेंस बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब खुद सोचिए कि आपको बताया कि जब आप पीसी ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस बोलते हो तो इशू प्राइस कितनी है, 100 रुपीज, और उसमें से 5% डिस्काउंट 5 रुपीज लेस कर दो तो 95। तो इसका मतलब आपने कितने के डिवेंचर दिए, आपने 10,000 डिवेंचर दे दिए 100 वाले, जो कि 5% डिस्काउंट में। तो ये कैसे निकलता है, पीसी ड्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस। यहाँ पे इशू प्राइस किस पे, डिस्काउंट पे है, तो हम बोलेंगे फेस वैल्यू 100, उसमें से 5 रुपीज डिस्काउंट के गए तो इशू प्राइस 95 आ गई। और जो पीसी ड्यू है वो 9,50,000 का है, क्योंकि देखो 60,000 तो बीपी, 190 बैंक के थ्रू, और बाकी क्या कर रहे हैं उसके बदले में डिवेंचर दे रहे हैं 8% वाले। तो ये बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेदेश लिमिटेड। तो देखिए सबसे सिंपल एंट्री, सबसे पहले मैंने बोला आपको फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो विवो एंटरप्राइज का, आप हो वेदेश लिमिटेड, तो आपके पास फिक्स एसेट आ रही है, आपके पास ट्रेड पेबल्स भी आ रहे हैं तो आपके लिए लाइबिलिटी है। इन दोनों को लेस करोगे तो बनेंगे 14,10,000। पर आपको विवो एंटरप्राइज को कितने देने हैं, तो ये वेंडर है, वेंडर क्या होता है, क्रेडिटर एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि आपको 12 लाख देने हैं। तो 14 लाख में से 12 लाख गए, 14,10,000 में से 12 लाख गए, तो बाकी जो बचे वो 2,10,000 बचे, जो कि कैपिटल रिजर्व है। अगर ये बैलेंस नहीं बचता, मान के चलो उल्टा होता, मैं बोलता हूँ कि 14,10,000 नेट असेट थी, और अगर आपको 15 लाख देने होते यानी पीसी का अमाउंट ये दे रखा होता, तो इसका मतलब 90,000 गुडविल में जाता, जो कि डेबिट होती, क्या होती, डेबिट होती। तो कैपिटल रिजर्व नहीं आता और ऊपर आ जाता गुडविल का पार्ट। ओके, लेकिन अभी तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है, आपका फायदा है, क्योंकि आपने कम अमाउंट पे किया है। अब आप 12 लाख का पेमेंट कैसे कर रहे हो, आप 3 बार में कर रहे हो। आप कैसे कर रहे हो, आप बीपी दे रहे हो, आप बैंक का अमाउंट दे रहे हो, बाकी आप डिबेंचर कर रहे हो और डिस्काउंट का पार्ट कर रहे हो। इस एंट्री को मैं 2 पार्ट में आपको बता सकता हूँ कैसे, सोचिए। देखिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ विवो एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, ओके, मैंने लिख दिया बीपी, मैंने पे कर दिया बैंक ड्राफ्ट से, ओके, यही मैंने आपको बताया था। 250 का पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एंट्री को, ये हो गया। अब आपको पता है कि बाकी आपको 12 लाख में से 950 का भी पे करना है, 9,50,000 का पे करना है, जो डिबेंचर के थ्रू है। अब आप अगली एंट्री बोलिए, तो आप बोलोगे सर विवो एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, ये कर देंगे, और टू क्या कर देंगे, 8% डिबेंचर। अब देखिए यार रखना कि जो 8% डिबेंचर है यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है। आपने डिबेंचर निकाल ही लिए कि 950 देने हैं, डिवाइड बाय 95 इशू प्राइस है, तो 10,000 डिबेंचर आ गए, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे। तो 10,000 इंटू 100, तो कितने होते हैं, 10 लाख। ठीक है,
और डिस्काउंट में क्या करोगे 10,000 डिबेंचर इंटू 5, तो क्या करोगे 50,000। 10 लाख में से 50 गए तो कितने बचे 950। और एक और चीज सोच लेना हमेशा, ये कॉन्सेप्ट है कि 12 है तो देखो विभू भी पूरे 12 से खत्म होगा। तो आप देखिए यहाँ पे विभू 250 से खत्म हुआ और यहाँ पे जो विभू एंटरप्राइज है वो 950 से खत्म हुआ। ओके, तो इसका मतलब पूरा का पूरा वो 12 लाख एंड हो गया। तो विभू अगर क्रेडिट 12 लाख से हो रहा है तो डेबिट भी 12 लाख से ही होगा होगा। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया 6 क्वेश्चन का पहला। अब आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि कोलेटरल सिक्योरिटी का है। कहने का मतलब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, सॉरी कंपनी क्या करती है लोन लेती है। लोन के बदले में बैंक क्या बोलता है कि भाई कोई प्राइमरी सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी गिरवी रखो। तो कंपनी क्या बोलती है भाई मैंने अपनी बिल्डिंग गिरवी रख लेता हूँ, मशीनरी रख लेता हूँ, या फिक्स चार्ज के फॉर्म में या फ्लोटिंग चार्ज के फॉर्म में, सारी फ्लोटिंग चार्ज के फॉर्म में सारी असेट गिरवी रख लेता हूँ। लेकिन बैंक बोलता है इतना सफिशिएंट नहीं है, आप क्या करो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखो। तो कंपनी क्या सोचती है यार मेरे पास क्या है डिबेंचर दे देती हूँ। तो कंपनी क्या बोलती है मेरे डिबेंचर है ये भी आप ले लो। अगर मेरी एसेट सफिशिएंट नहीं होती तो आप डिबेंचर भी ले लेना। कब? अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ। यही तो कंपनी क्या बोलेगी, अगर हम डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट करने में तो बैंक को क्या बोलेगी कि आप ये एडिशनल सिक्योरिटी भी ले लेना। प्रिंसिपल तो है ही आपके पास, अगर उसका पैसा कम पड़ रहा है कम रिकवर हो रहा है तो एडिशनल सिक्योरिटी भी आप अपने पास रख लेना। तो यहाँ पे यही पार्ट आपको दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें बोल रहा है यूथ लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ रुपीज 15 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल असेट। देखिए यहाँ पे बोल दिया ना कि 15 लाख रुपए का लोन लिया है 15 लाख का यूथ लिमिटेड ने और उसके अगेंस्ट किस फिक्स एसेट को चार्ज किया है, सारी टेंजिबल एसेट्स को। ओके, देखिए यार रखना, एक होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपनी को स्पेसिफिक एसेट दे देती है जैसे मशीन, ओनली बिल्डिंग, ओनली फर्नीचर, इस तरीके से। और जब आपको पता है कि सारी एसेट्स एक तरीके से बैंक क्या करता है यानी कंपनी क्या करती है बैंक को गिरवी दे देती है तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब ये जनरली क्या हो गया प्रिंसिपल सिक्योरिटी हो गई। लेकिन बैंक ने बोला नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, आप कुछ और भी दो। तो इस केस में क्या हो गया, इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशू 10,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। याद रखना, जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी क्या करती है डिवेंचर इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता, क्योंकि कंपनी को पैसा नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने तो ये गिरवी रखा हुआ है, प्लेस के फॉर्म में रख रखा है, मॉर्गेज के फॉर्म में रख रखा है, यानी एक तरीके से किसको दे रखा है बैंक को दे रखा है। बैंक को क्या बोल रखा है कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं कहने का मतलब पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप ये डिबेंचर भी ले सकते हो। ओके, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट की जगह क्या आएगा डिबेंचर सस्पेंस आएगा। देखिए दो तरीके से बनते हैं, या तो एंट्री करो या नहीं करो। अगर आप एंट्री करते हो तो आपको डिबेंचर सस्पेंस करना पड़ेगा। तो बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इफ द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए आ गया कि अगर कंपनी क्या करती है डिसाइड करती है कि इस 11% डिबेंचर की एंट्री करनी है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, ये नहीं करेगी, करेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये करेगी। देखिए 11% है तो आगे 11% आ जाएंगे, इस तरीके से याद रख लेना। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। एंड बोल रहा है एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। तो पहली एंट्री क्या हुई लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक मिनट देखिए री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15 लाख 15 लाख, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब देखिए उसके बाद जो अगला पार्ट दे रखा है वो क्या है कोलेटरल सिक्योरिटी का, और यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला गया है। अगर एंट्री करने के लिए नहीं बोलता तो हम क्या करते, इसी नरेशन में आगे बढ़ा देते एंड इशूड 11% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ये पूरी लाइन लिख देते। लेकिन जहां पे आपको पता है कि एंट्री करना जरूरी है तो वहां पे ये एंट्री बन जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। अब देखिए कोई बैंक आया क्या, नहीं आया, सीधी सी बात है, उसकी जगह ये आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो डेबिट हो गया तो ये तो एसेट में जाएगा क्योंकि ये तो डेबिट का पार्ट है, पर मैं बोलूंगा नहीं। अब इसमें तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हो, आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या करोगे 11% डिबेंचर दिखाओगे 10 लाख। अब इसको अंदर ही दिखा दो और माइनस क्या कर दो डिबेंचर सस्पेंस कर दो, ये जरूर याद रख लेना। जैसे आप करोगे तो बाहर कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, बाहर मतलब जो अमाउंट में आता है पार्ट वो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या आएगा आपका बैंक लोन से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा और जो बैंक अकाउंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएगा। तो देखिए ये आपकी बैलेंस शीट बन रखी है क्योंकि आपको बोल रहा है कि इसको आपको एक तरीके से दिखाना था। तो इक्विटी लायबिलिटी में आपको बताया कि एक शेयर होल्डर फंड होता है आपका, एक आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, फिर आपकी करंट होती है। इस तरीके से 4 हेड होते हैं। तो जो तीसरे नंबर का हेड है वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है। उसके अंदर आपके 4 सब हेडिंग आती है
जैसे आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी आती है। इस तरीके से आपको याद रखना है क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हेल्प करता है। तो देखिए आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आते हैं, लोन आते हैं, डिबेंचर आते हैं, जनरली यही पार्ट आता है, जितने भी टर्म लोन हो गए, जितने भी डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए। तो देखिए उसका नोट्स टू अकाउंट बना रखा है, तो उसमें क्या बोल रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने जो लोन लिया है वो 15 लाख का लिया है, उसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में दिए हैं, तो जिसकी एंट्री की थी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लेकिन साथ में डेबिट भी हो गया, तो एसेट भी क्रिएट हुई थी। अब एसेट साइड में दिखाते नहीं हो तो यहीं पे आप लेस कर देते हो, लेस करते ही वो नील हो गया और टोटल मिला के लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी 15 लाख ही दिखी। अगर आप बोलोगे सर बैंक को कहाँ दिखाना है, तो बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा करंट असेट में। करंट असेट के अंदर आता है वो सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो वहां पे आप दिखा सकते हो और आपका टोटल लाइबिलिटी और असेट मैच कर जाएगा, 15 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। अब देखिए बाकी जो आपके 7 से 12 क्वेश्चन है वो भी हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, कहने का मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स, कलीग, रिलेटिव जो भी आपके जो 12th दे रहे हैं, देखिए चाहे बड़े लोग भी देख रहे हैं, कहने का मतलब जो मेरे नेट कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे वो भी देख रहे हैं, तो अपने जो भी रिलेटिव हो गए जो 12th दे रहे हैं या कोई कजिन हो गए जो 12th दे रहे हैं, तो जिनको भी है मैं बोल सकता हूँ, जिनको भी बेनिफिट मिल रहा है, दोस्त हो गए, उनके फ्रेंड हो गए, तो ये जरूर शेयर करना, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, आगे आपको वीडियो और भी देता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।